बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थोटिक। इस पास पेपर में हमारे पास 14 चैप्टर हैं। फिर दूसरा पास पेपर उठाएंगे जिसमें हमारे पास 24 के एनुअल और सप्ली दोनों के सवाल होंगे। तो सबसे पहले हम जल्द से जल्द 14 चैप्टर्स 14 क्वेश्चन और इनको डन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है पड़ा क्वेश्चन नंबर 1 कि मुझे ना अपर एक्सट्रीमिटी के स्टैटिक एंड डायनेमिक ऑर्थोसिस के बारे में बताओ। दूसरा है कि मुझे आरजीओ यानी रेसिप्रोकल ग्रोथ ऑर्थोसिस के बारे में बताओ और उसके यूजेस बताओ। तो ये हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी का स्टैटिक और डायनेमिक, और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल आरजीओ की डेफिनेशन, फिर उसके कंपोनेंट्स, उसके यूजेस, फिर उसके बेनिफिट्स आते हैं। तो सबसे पहले जो स्टैटिक है डैट इज़, अब इसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो थंब की बात करेंगे। अगर हम एक हाथ बनाते हैं और हाथ पे कहते हैं कि जनाब यहाँ मैंने बनाया तो है, खैर सबसे पहले हम हाथ की बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं थंब की बात। तो थंब के हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है नियोप्रिन थंब एबडक्टर है, दूसरा थंब स्पाइका स्प्लिंट है। तो थंब का क्या है, नियोप्रिन थंब एबडक्टर और थंब स्पाइका स्प्लिंट। फिर हमारे पास आता है फिंगर स्प्लिंट। फिंगर स्प्लिंट के बाद हमारे पास रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट आता है। तो ये नियोप्रिन थंब एबडक्टर, फिंगर स्प्लिंट, ये थंब वाले दो फिंगर हो गया, फिर रेस्टिंग हैंड। हैंड के बाद आपके पास रिस्ट आता है। रिस्ट का क्या है, रिस्ट को कोकअप स्प्लिंट है। फिर हमारे पास आती है एल्बो आती है, फिर एल्बो इमोबिलाइजर है, इस तरह शोल्डर इमोबिलाइजर है। फिर उसके बाद आप कहते हो ना यार वो जो हम बंदे को यूँ पहना के स्लिंग में रैप कर देते हैं, तो हमारे पास गन स्लिंगर और हार्नेस रैप आ जाता है। तो आपके पास क्या हुआ, दो थंब के हुए, नियोप्रिन थंब एबडक्टर और हमारे पास थंब स्पाइका स्प्लिंट। फिर हमारे पास फिंगर स्प्लिंट आ जाता है, फिर रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट आ जाता है, फिर रिस्ट कोकअप स्प्लिंट आ जाता है, फिर हमारे पास एल्बो इमोबिलाइजर आ जाता है। एल्बो के बाद हमारा शोल्डर इमोबिलाइजर आ जाता है, फिर हार्नेस स्ट्रैप और गन स्लिंगर आ जाता है। डायनेमिक की बात करते हैं। डायनेमिक में हमारे पास 4 ऑर्थोसिस है, 4 स्प्लिंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है एमसीपी, सॉरी 3 स्प्लिंट्स हैं, एमसीपी फ्लेक्शन और एमसीपी एक्सटेंशन स्प्लिंट है और डायना स्प्लिंट है। 3 स्प्लिंट है, 4 ऑर्थोसिस हैं। एक हमारे पास डायनेमिक एल्बो फ्लेक्शन ऑर्थोसिस है, दूसरा हमारे पास स्मार्ट रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस है, फिर हमारे पास फ्लेक्सर हैंड ऑर्थोसिस और शोल्डर एबडक्शन ऑर्थोसिस है। ये हमारे पास हो गए 4 ऑर्थोसिस। एल्बो का है, रिस्ट का है, फ्लेक्सर हैंड का है और शोल्डर एबडक्शन का है। यहाँ शोल्डर एबडक्शन है, वहाँ नियोप्रिन थंब एबडक्टर था, तो 2 एबडक्शन ये हो गए। आरजीओ की डेफिनेशन ये है कि जनाब आरजीओ वो ऑर्थोटिक डिवाइस होती है उन लोगों के लिए होती है जिनके लोअर एक्सट्रीमिटी जो होती है पैरालाइज हो चुकी होती है, या तो जनाब वो उन्हें इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है वॉक नहीं कर सकते, लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज है या वो इतने वीक है वॉक नहीं कर सकते। दूसरा ये होती क्यों है, ये उन इंडिविजुअल्स के अंदर पैरालिसिस होता है जिनको या तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, कोई और कंडीशन होती है जिस वजह से उनकी इंडिपेंडेंट वॉक करने की सकत जो होती है ख़त्म हो गई होती है। तो आरजीओ कैसे मदद करती है, आरजीओ मिमिक करता है जैसे नॉर्मल टांग वॉक करती है ना नेचुरल, उसका रेसिप्रोकल वॉकिंग पैटर्न होता है कि एक टांग जब आप चल रहे हो तो एक टांग आगे होती है और दूसरी टांग पीछे स्टेशनरी होती है। तो आरजीओ भी इसी की तरह मिमिक करता है नेचुरल गेट को। आरजीओ के 4 कंपोनेंट्स हैं। एक तो अब देखो पूरी टांग इन्वॉल्व होनी है, पूरी टांग में सबसे पहले ऊपर हिप, तो हिप जॉइंट मैकेनिज्म है, फिर आपके नी और एंकल के ऑर्थोसिस हैं। इन तीनों के ऊपर ब्रेसिंग सिस्टम लगा होता है और ये तीनों लिंक्ड होते हैं केबल्स और लिंकेज सिस्टम से। तो 4 ये हो गए। फिर उसके बाद हमने कहा अब ये जो कंपोनेंट्स है मिलके क्या करती हैं, आपके पास देखो चलना है तो दोनों टांगों से चलते हैं, एक टांग से तो नहीं। तो बायलेटरल नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, बायलेटरल इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों टांगों के ऊपर नी और एंकल फुट ऑर्थोसिस है और एक आपका हिप जॉइंट का मैकेनिज्म है। इधर क्या है, थोरैक्स पे आपकी क्या हुई है, एक्सटेंशन हुई है। हिप जॉइंट जो है रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म के साथ नीचे से जुड़ा हुआ है और आपके दोनों हाथों में कोई एक्सटर्नल वॉकिंग एड दे दी गई है, या तो आपको वो बायलेटरल फोरआर्म क्रचेस दे दी गई है या आपको क्या दी गई है, वॉकर दे दी गई है। तो रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म जो है ना उसी तरह काम करेगा, एक लेग एक्सटेंशन में होगी और दूसरी टांग जो आगे होगी वो फ्लेक्शन में होगी। आरजीओ की यूजेस हमारे पास 5 है पड़े। अब ये यूजेस कौन सा डिजीज़ के पर्सन में, जैसे हमने कहा लोअर लिम्ब एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस है तो ये यूज़ है उस बंदे के अंदर, और या उसे कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो यहाँ पे देखो, तो उसने कहा है कि हमने सबसे पहले बताया वो ऊपर से शुरू करता है ब्रेन से। पहले हमारे पास क्या था, सीपी था, सीपी के नीचे ब्रेन है, ब्रेन के नीचे क्या निकल गया, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और स्पाइना बाइफिडा। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और हमारे पास क्या है, स्पाइना बाइफिडा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीपी। तो ये 3 ये हो गए। उसके फिर हमारे पास आते हैं आसपास पड़े हुए मसल्स, ठीक है, हमारे जो मसल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ओवरऑल जो मसल इफेक्ट होता है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। तो पोस्ट पोलियो पे बेशक ब्रेन का इन्फेक्शन कर लो, सीपी प्लस पोस्ट पोलियो सिंड्रोम हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बाइफिडा और आपके मसल डिस्ट्रोफी। ये हमारे पास 5 हो गए यूजेस, किन के अंदर यूज़ होता है। बेनिफिट्स ऑफ आरजीओ की बात करते हैं। बेनिफिट्स में हमने कहा ये फ़ायदा क्या देता है। देखो अगर कोई भी बंदा है, अब वो पहले नहीं चल सकता था, अब वो चल सकता है, तो हमने क्या किया, उसकी मोबिलिटी अच्छी हो गई,
उसकी टांगें वीक थी, पहले उसकी वीक मोबिलिटी थी, अब उसकी इम्प्रूव मोबिलिटी हो गई। पहले वो इंडिपेंडेंट नहीं था, अब उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ गई है कि वो चल फिर के अपना काम खुद कर सकता है। ठीक है। फिर हमने कहा कि उसकी हेल्थ के रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ उसकी अच्छी हो गई है, क्योंकि जब आप चलते हो आपका ब्लड पीपी राइज होना, स्लो होना, ये वो मसल की भी एक एक्सरसाइज होती है, हार्ट को चैलेंज मिलता है ब्लड के लिहाज से, तो इन्हेंस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हो गई है। तो जब आपकी ओवरऑल जब आप चल फिर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, चल रहे हो, मतलब एक किस्म की एक्सरसाइज है, तो कोई भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगी। और हमारा जब सब एक्सरसाइज करते हैं हम कहते हैं यार दिमाग भी अच्छा होता है, ये वो सब ना, तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी आ गए। तो हमने कहा पहले मोबिलिटी वीक थी, अब इम्प्रूव मोबिलिटी है, पहले इंडिपेंडेंस कम थी, अब इंक्रीज इंडिपेंडेंस है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी हो गई है, ओवरऑल उसकी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, और कोई सेकेंडरी आने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म। तो 5 हमारे बेनिफिट्स भी हो गए। ओवरऑल इसको रिवाइज करते हैं जनाब। स्टैटिक हमारे पास क्या होते हैं, 2 थंब की बातें होती हैं। एक हमारे पास नियोप्रिन थंब एब्डक्टर होता है, और थंब स्पाइकर स्प्लिंट होता है, फिंगर स्प्लिंट होता है, रिस्ट हैंड रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट होता है, रिस्ट कोकअप स्प्लिंट होता है, एल्बो मोबिलाइजर, शोल्डर मोबिलाइजर, और गन स्लिंगर और हार्नेस स्ट्रैप होता है। यहाँ हमारे पास 3 स्प्लिंट होते हैं, एक एमसीपी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन असिस्ट स्प्लिंट होता है, एक डायना स्प्लिंट होता है, एक हमारे पास डायनेमिक एल्बो एक्सटेंशन ऑर्थोसिस होता है, दूसरा स्मार्ट रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस होता है, फिर हमारे पास फ्लेक्सर हिंज ऑर्थोसिस होता है, फिर शोल्डर अबडक्शन ऑर्थोसिस होता है। आरजीओ की हमने बताई, आरजीओ वो होता है जो कि एक ऑर्थोटिक डिवाइस है जिन लोगों के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, वो वीकनेस होती है, चल नहीं सकते, वो इंडिविजुअल जिनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कोई भी कंडीशन जिसने उनको इंडिपेंडेंट वॉक करने से वीक कर दिया है, आरजीओ मिमिक करती है रेसिप्रोकल गेट रेसिप्रोकल वॉकिंग पैटर्न को, जिसमें एक टांग आगे होती है, एक पीछे होती है, स्टेशनरी होती है। 4 इसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं, 5 इसके यूजेस हैं, 5 इसके बेनिफिट्स हैं। ये डायग्राम के लिहाज से हम लोगों को इस तरह याद रहिएगा। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मुझे बताओ डायनेमिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए। अब डायनेमिक हमारे पास जो एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें क्या होता है, डायनेमिक एग्जामिनेशन बहुत ही क्रूशल पार्ट होता है ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस का। तो डायनेमिक एग्जामिनेशन जो है एक क्रूशल पार्ट है ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन मैकेनिज्म का। ये इन्वॉल्व करता है कि पेशेंट की जनाब मूवमेंट पैटर्न्स को देखा जाए। देखो डायनेमिक का मतलब होता है चलते हुए, देखो तो चलते हुए आप उसको देखोगे और जो जो आपको लग रहा है फलानी जगह इसका और रेंज ऑफ मोशन है, अब ये वाली जगह है जहाँ उसका वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसके हैमस्ट्रिंग वीक है, क्वाड्स वीक है, या उसका पोस्चर का मसला है, जो भी उसके मसले हैं ना, तो हम उसे चला के देख के हमें पता चलेगा। चला के देख के आपको क्या क्या पता चलता है, जिस बेसिस पे हम ऑर्थोसिस प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हमारे पास क्या है, डायनेमिक एग्जामिनेशन जो होता है वो क्रूशल पार्ट ऑफ ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन है। जनाब हो गया पहला पॉइंट, क्रूशल पार्ट है। दूसरा ये कि इसमें आप इवेलुएट करते हो मूवमेंट पैटर्न्स को, बायोमैकेनिक्स और फंक्शनल एबिलिटीज़ को। तो एमबीएफ को करते हो, एमबीबीएस होता है तो एमबीएफ है, माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड क्या है, एम से आपने कहा मूवमेंट पैटर्न्स, बी से कहते हो बायोमैकेनिक्स, एफ से कहते हो फंक्शनल एबिलिटीज़। रियल टाइम और एक्टिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये 3 चीज़ें आप पेशेंट के अंदर इवेलुएट कर लोगे, मूवमेंट, बायोमैकेनिक्स, फंक्शनल। गोल क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है उसकी बेस पे आप एक डिज़ाइन और कस्टमाइज़ करोगे ऑर्थोटिक डिवाइस को, जो उस पेशेंट की 3 चीज़ों को मदद करेगा। एमएफसी को, एनएफसी यूनिवर्सिटी है तो एमएफसी को मदद करेगा। एम से हमने कहा उसकी वही मोबिलिटी को अच्छा करेगा, उसको कंफर्ट देगा और उसको ओवरऑल फंक्शन को इंप्रूव करेगा। तो क्या हुआ, डायनेमिक एग्जामिनेशन पर क्रूशल पार्ट है ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन का। इसके अंदर हम इवेलुएट करते हैं बंदे की एमबीएफ को, एम कहते हैं मोबिलिटी मूवमेंट पैटर्न्स को, बी कहते हैं बायोमैकेनिक्स को, एफ कहते हैं फंक्शनल एबिलिटीज़ को। हमने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है उसकी बेस पे हम एक ऑर्थोटिक डिवाइस को डिज़ाइन और कस्टमाइज़ करते हैं ताकि बंदे को एमएफसी मिल सके, एम से क्या मोबिलिटी, ओवरऑल फंक्शन, और सी से कंफर्ट मिल सके। की कंपोनेंट्स क्या है ऑर्थोटिक एग्जामिनेशन के, टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारे पास होता है गेट एनालिसिस। जब आप चलाओगे उसका गेट देखोगे, उसका वर्किंग पैटर्न देखोगे। वर्किंग पैटर्न के अंदर 3 चीज़ें देखते हो, सी एस एस देखते हो, सी से आप उसकी कैडेंस देखते हो, एस से स्टेप लेंथ देखते हो, एस से सिमेट्री देखते हो। कैडेंस स्टेप लेंथ और इनमें यह है कि स्पीड कितनी है उसकी, वो एक टांग दूसरी टांग कितना गैप आता है, स्टेप लेंथ कितनी है, और वो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन सिमेट्री कितनी है। और कोई भी इधर उधर कोई भी चीज़ हिलती है ना, उसके मुताबिक ऑर्थोटिक डिवाइस के अंदर आप इस तरह के चेंजेस करते हो कि उस एबनॉर्मलिटी को कम करो। तो गेट एनालिसिस में CSS देख लिया हमने। रेंज ऑफ मोशन में आप एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हो और आपको पता चलता है यार ये हाइपर है, ये हाइपो, ये फलानी जगह रिस्ट्रिक्शन है। तीसरे में मसल स्ट्रेंथ और फंक्शन देखते हो कि यार कौन सा मसल स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है, जिनको हमें कोऑर्डिनेट करने की या उन पे काम असिस्टेंस करने की ज़रूरत है। फिर पोस्चर देखते हो, पोस्चर में आप देखते हो कि जनाब कंपनसेटरी पैटर्न्स कौन से हैं जिनको हमने करेक्ट करना है। फंक्शनल टेस्टिंग करते हो, फंक्शनल टेस्टिंग में जैसे आप कहते हो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता, ठहर सकता है, बैठ सकता है, अपनी सीटेड पोजीशन से खड़ा हो सकता है, खड़े होकर बैठ सकता है, अनइवन सरफेस पे वॉक कर सकता है। तो ऑर्थोटिक्स के अंदर ऐसे ही सपोर्ट और करेक्शंस लगा देंगे। बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिहाज से पेशेंट का अपना बैलेंस और स्टेबिलिटी ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज़ कैसा है ना, तो लेवल ऑफ सपोर्ट उसे कितनी चाहिए ताकि वो ना गिरे सब। तो हमारी 6 बातें थी। सबसे पहले उसे चलाओ, इसे कहते हैं गेट एनालिसिस। फिर हाथ में पकड़ो उसका
एक एक जॉइंट और देखो एक्टिवली और पैसिवली इसकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है। फिर जब आप रेंज ऑफ मोशन देख रहे हो तो उससे साथ पड़े हुए मसल स्ट्रेंथ का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आप उसे ओवरऑल फिर आपने सब चीज़ें देख ली। फिर आपने क्या किया, सब उसको खड़ा किया और अब आपने उसको दीवार के साथ खड़ा कर दिया और ओवरऑल पोस्चर देखना स्टार्ट किए। फिर आपने अब स्टैटिकली आपने खड़ा करके पोस्चर देखा, फिर आप उसे कोई काम देते हो कि सीनियर चढ़ो नीचे उतरे, वो फंक्शन देखा। फंक्शन के दौरान आप उसका बैलेंस स्टेबिलिटी देख रहे हो कि इतना है कि वो गिरेगा तो नहीं फंक्शन करते हुए। तो पहला था चलाओ, गेट एनालिसिस, फिर उसकी रेंज ऑफ मोशन देखी। रेंज ऑफ मोशन के बाद हमने पोस्चर मसल स्ट्रेंथ भी साथ देख ली। फिर हमने खड़ा करके उसका पोस्चर देखा, पोस्चर के बाद उसे कोई फंक्शनबिलिटी दी, फंक्शनबिलिटी के बाद हमने उसका बैलेंस एंड स्टेबिलिटी देखी। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है पड़ी वो गैदर करनी चाहिए ऑर्थोटिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मुलेट करने से पहले, या कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्थोटिक्स के लिए चाहिए होते हैं। तो ये सारे जो लफ्ज़ हैं ना, ये कंसीडर से शुरू होते हैं। यहाँ पे ये सवाल शुरू होता है और यहाँ एंड होता है। ठीक है, 2 कंसीडर आते हैं, उधर इधर हैं, 4 उधर हैं, तो टोटल हमारे पास 6 कंसीडर हो गए। पहला कंसीडर ये है कि पेशेंट की एबिलिटीज़ और नीड्स देखो, जनाब उसकी काबिलियत क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, काबिलियत क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, दूसरा ये देखो उसका लेवल ऑफ फंक्शन क्या है। ठीक है, तीसरा ये देखो कि ओवरऑल वेट जो है ऑर्थोटिक डिवाइस का वो कितना है, क्योंकि एक होता है, देखो मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देती हूँ कि KFOs जो होते हैं ना, KFOs में ये होता है कि उसकी जो टांग है ना, टांग का एक स्लिंग इधर से लगा होता है, मेटल का एक इधर लगा होता है, तो मेटल 2 होना बायलेटरल वाले, तो उससे ना हैवी हो जाता है। अगर यूनिलेटरल वो कंपैरेटिवली लेस हैवी होता है। तो अब वो हैवी वाले को उसकी इतनी एनर्जी कैपेबिलिटी है, वो बंदा बीमार है, कुछ भी है, जिस भी उसके साथ है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है वो ऑर्थोटिक डिवाइस को बर्दाश्त कर सके। फिर चौथा हमारे पास है मैनुअल डेक्सटेरिटी या मेंटल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। बंदा खुद क्या सोचता है, हिम्मत हारा हुआ इंसान है, ये कहता है नहीं बस मेरे लिए नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, उसकी क्या सोच है अपने आप को लेके ना, मेंटल कैपेसिटी क्या है उसकी, अपनी मेंटल थॉट्स क्या है। पहला क्या था, पेशेंट की एबिलिटी और नीड क्या है। ठीक है, दूसरा ये कि उसको लेवल ऑफ फंक्शन क्या है, उसका रोज़मर्रा का काम क्या है। अब तीसरा ये कि वो ऑर्थोटिक डिवाइस की जो वेट है और जो एनर्जी उसके बंदे के पास है या नहीं है, और मेंटली वो क्या सोचता है, मेंटल डेक्सटेरिटी उसकी, मेंटल डेक्सटेरिटी और मेंटल कैपेसिटी क्या है। फिर हमने कहा कि उसकी टॉलरेंस, प्रेशर टॉलरेंस कितनी है स्किन और टिश्यूज़ की। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है दैट इज़ यूज़ ऑफ टेम्परेरी ऑर्थोसिस। हम पहले लगाते हैं, हम कहते हैं ये सब करने से पहले हम उसे पहले एक टेम्परेरी वाला, उस पर पैसा खर्च करने के बजाय हम उसे एक टेम्परेरी देते हैं और उसके साथ कहते हैं कि उठो चलो फिर वो देखो तुम्हारा कंफर्ट लेवल क्या है, उस पर सारा सिखाते हैं। फिर हम उस पर जो उसको ज़रूरत के मुताबिक, चीज़ों के मुताबिक उसको उसके सही वाला जो उसका अपने लिए ना वो देते हैं, टेम्परेरी को हटा के जो उसने लॉन्ग टर्म यूज़ करना है। तो 4 कंसीडर हो गए। पहला हमने कहा पेशेंट की एबिलिटी और नीड, इसमें क्या था, उसके लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट देखो, फंक्शन लिमिटेशंस देखो, डिसेबिलिटी। एबिलिटीज़ में क्या चीज़ होती है, जो इम्पेयरमेंट है और जो फंक्शन लिमिटेशन है और डिसेबिलिटीज़, सारी कम चीज़ें देख के पेशेंट की कंडीशन और उसकी पेशेंट की जो कंडीशन है परमानेंट है या चेंजिंग है। क्योंकि परमानेंट है तो चलो ठीक है, ये ऑर्थोसिस इसके लिए ठीक है, ये चलता रहेगा। चेंज हो रही है तो उसके बाद न्यू चीज़ें उसमें इवॉल्व होती रहेंगी। कंसीडर लेवल ऑफ फंक्शन, कंसीडर करो पेशेंट जो है बड़ा इज़ गोइंग टू बी कम्युनिटी एम्बुलेटरी वर्सेस हाउस होल्ड एम्बुलेटरी। कम्युनिटी एम्बुलेटरी है, या मतलब उसने कम्युनिटी के अंदर वॉक करनी है, या उसने सिंपल अपने घर में ही वॉक करनी है। कंसीडर करो रिक्रिएशनल और वर्क रिलेटेड नीड्स को, कि उसका बाहर जाना है, उसने खेलना है, या काम के रिलेटेड जो भी उसके काम है। तो लेवल ऑफ फंक्शन आ गया घर या बाहर, और रिक्रिएशनल या एम्बुलेटरी वर्क रिलेटेड। ओवरऑल वेट क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो ऑर्थोसिस को उनका आ जाता है, बन जाता है, लेकिन वो पहनते नहीं, अबंडन कर देते हैं कि नहीं हमें बस व्हील चेयर काफ़ी है, हम इस पे बैठ के आ जाएंगे, हम खुद नहीं चलेंगे, और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और मैं इसे नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे कौन से लोग जिनको पैराप्लेजिया पता ना, जिनके चारों लिम्स वो होते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जनाब कंसीडर करो मैनुअल डेक्सटेरिटी, मेंटल कैपेसिटी। जो डोनिंग ऑफ एंड यूज़ ऑफ डिवाइसेस होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है कुछ इंडिविजुअल्स के लिए। यानी कि वो जो शूज़ बनाया है या कुछ भी बनाया है, उसको पहनना उनके लिए मुश्किल होता है, उसको उतारना पहनना उसको मुश्किल होता है। तो ये उनके मेंटल कैपेसिटी में ये वाली बात लिखती है। फिर हमारे पास इस स्किन और टिश्यूज़ के मुताबिक कुछ भी नहीं है। और फिर यूज़ ऑफ टेम्परेरी ऑर्थोसिस एज टू असेस फंक्शनल इंडिपेंडेंस, देखना कि यार क्या वो उसे किस तरह से हैंडल कर रहा है, रिड्यूस करता है कॉस्ट, क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो उसके लिए जो चीज़ फिट करती है, जो उसमें मसले आ रहे हैं कुछ भी, तो कॉस्ट बच जाएगी। और पेशेंट विद हाई लेवल्स ऑफ पैराप्लेजिया, मिसाल के तौर पे अगर वो हाई लेवल पैराप्लेजिया और वो कहता है उसके मेंटल कैपेसिटी पीछे क्या आती, डेक्सटेरिटी, वो कहता है मैंने नहीं पहनना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसको नहीं कर सकता, तो इस तरह उसके पैसे बच जाएंगे, नहीं बनेगा उसका, मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 6 कंसीडर हो गए थे।
ये वाला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, साइम्स एम्पुटेशन, साइम्स प्रोसेसेस क्या होती है। तो बेसिकली जो साइम्स एम्पुटेशन होती है ना, वो हमारे पास एंकल जॉइंट पे अगर एम्पुटेट हो जाए, ठीक है, एंकल जॉइंट एम्पुटेट हो जाए लेकिन हील पैड आपका प्रिजर्व रहे, आगे सारा पाँव कट जाए सिर्फ हील रह जाए, इसे कहते हैं साइम्स एम्पुटेशन कहते हैं। अब इसके लिए जो ऑर्थोसिस लगेगा वो साइम्स प्रोसेसेस होगा, ठीक है, जो प्रोस्थेटिक डिवाइस लगेगी वो साइम्स प्रोसेसेस है। तो हमारे पास सबसे पहले साइम्स एम्पुटेशन के एंकल जॉइंट पे एम्पुटेशन हुई, हील पैड जो है वो प्रिजर्व है और आपको अटैच कर दिया है डिस्टल टिबिया के साथ फॉर वेट बेरिंग। ये जो मेथड है कॉस्मेटिक आउटकम के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये उसको एक स्ट्रेंथ हील वाला जो पार्ट है वो स्टडी और एंड बेरिंग रेजिडुअल लिम्ब ऑफ प्रोस्थेटिक फिटिंग के लिए अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि उसको पूरी टांग का प्रोसेस नहीं लगाना पड़ेगा, उसको सिर्फ यहाँ पे देखो ये टांग उसकी अपनी है, उसे सिर्फ ये वाला जो पाँव है ना, ये इस तरह से ये चीज़ पहननी पड़ेगी, जैसे हमने पायलट्स में देखा होता है कुछ इस तरह ना, ये करके उसको सिर्फ इस तरह से पहनना पड़ेगा। तो इतना लंबा उसका बाकी उसकी अपनी बॉडी खुद की अपनी है। साइंस प्रोसेसेस क्या होता है, सॉलिड एंकल कुशन हील सैक होता है। साइंस प्रोसेसेस अभी एंकल पे उसको क्वेश्चन दे रहा है, हील सैक। साइंस प्रोसेसेस एक प्रोस्थेटिक लिम्ब है जो उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिन्होंने साइम एम्पुटेशन कराई होती है। इसका एक सॉकेट होता है जो फिट करता है रेजिडुअल लिम्ब, जो पीछे बचा हुआ लिम्ब है उसके ऊपर अच्छे से फिट कर जाता है, इनकॉर्पोरेट करता है। उसकी हील कैप होती है जो सपोर्ट करती है, जो हील पैड प्रिजर्व की भी है ना उसको सपोर्ट करती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक हील कप होता है। ये जो डिज़ाइन होता है ये कम्फर्ट और स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी, वो CSF, वही CSF हो गया। फिर कंपोनेंट्स क्या है इसके, इसके हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसका हमने कहा है साफ है, साफ्स। S से हमने कहा उसका सॉकेट है, ठीक है, वही सॉकेट। और फिर हमने कहा उसका एंकल मैकेनिज्म है A से। F से हमने कहा उसका फुट कंपोनेंट है। S से हमने कहा सस्पेंशन सिस्टम है। तो पहले आपके पास क्या है, एक सॉकेट है, ठीक है, जिसके अंदर वो लगेगा, और साथ हमारे पास क्या है, उसके साथ एंकल मैकेनिज्म लगा हुआ है। जैसे वहाँ हिप जॉइंट मैकेनिज्म था ना, इस वाले में हमने कहा था उसका क्या है, हिप जॉइंट मैकेनिज्म है। तो ये एंकल का रीजन है तो यहाँ एंकल मैकेनिज्म है। और फिर फुट का आगे पड़ा हुआ जो फुट का कंपोनेंट है ना वो हो जाएगा, यहाँ एंकल मैकेनिज्म हो गया, यहाँ पे वो सॉकेट हो गया जहाँ उसके जो रेजिडुअल लिम्फ वगैरह जो भी है वो लगेगा, आगे फुट का सारा कंपोनेंट हो गया, और इन सब के अंदर सस्पेंशन सिस्टम लगाया हुआ है ताकि वो जो भी फोर्सेस होती हैं ग्राउंड फोर्सेस उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। साइंस एम्पुटेट के अंदर चीज़ें हमने बताई हुई, हील क्वेश्चन होता है जो कि मॉडिफाइड सैक फुट के अंदर होता है, जो कि एनर्जी कंप्रेशन जो आ रही होती है उसको डिसिपेट करता है और स्टिमुलेट करता है, जैसे एक नॉर्मल बंदा एंकल एक्शन, नॉर्मल बंदे की एंकल काम करी होती है। द मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब फूड जो होता है वो नॉन आर्टिकुलेटेड फूड होता है, जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्बिंग कुशन हील शामिल होती है और इंटरनल वुड की हील होती है, और जो लिमिट करती है सैजिटल प्लेन मोशन को। अब आपको पता है सैजिटल प्लेन मोशन जो होती है ना, जिसमें आप अपना फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हो, तो पाँव की क्या होती है, पाँव की डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होती है। तो सैजिटल प्लेन वाली जो मूवमेंट को लिमिट करता है वो आपका ये नॉन आर्टिकुलेटेड फुट करता है। दूसरा हमारे पास होता है कि मीडियोलेटरल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मीडियोलेटरल और ट्रांसवर्स मोशन जो है पड़ी उसको वो परमिट करता है, यानी अलाउ करता है। मीडियोलेटरल क्या होता है, मीडियोलेटरल होता है, अब ये ऊपर नीचे पाँव था, एक था ये अंदर और इस तरफ। मीडियोलेटरल ये आपका फ्रंटल प्लेन में हो गया और ट्रांसवर्स मोशन होगी, थोड़ी रोटेशन होगी। उसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि ये असिस्ट करता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी को, यानी को नी को स्टेबल रखिएगा। हाइपर एक्सटेंशन नी क्या होती है कि नी बिल्कुल एंड में जाके क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है ड्यूरिंग द स्टांस फेज। जब आप खड़े ठहरे होते हो ना, आप चल नहीं रहे, तो आपकी नीज होती हैं लॉक हो जाती हैं। तो जब लॉक हो जाती हैं तो मसल्स को इतना काम नहीं करना पड़ता, तो ये मदद करता है, ये वाला जो है बड़ा ऑर्थोसिस जो है, साइंस प्रोस्थेसिस सॉरी प्रोस्थेसिस जो है ये हाइपर एक्सटेंशन में मदद करता है। तो सबसे पहले साइंस एम्पुटेशन बताया कि एंकल जॉइंट पे कट लगा दिया लेकिन हील पर जो है उसका प्रिजर्व रहेगा, कॉस्मेटिक आउटकम के लिए अच्छा होता है। साइंस प्रोस्थेसिस उसी बंदे के लिए जिसका ऊपर से आपने एंकल तक काटा है। इसके अंदर फ़ायदा ये है कि एक सॉकेट होता है जिसके अंदर रेजिडुअल लिम्ब अच्छे से जो होता है ना फिट हो जाता है, तो एक सॉकेट होता है और उसके अलावा हमारा हील कप होता है जो प्रिजर्व हील पैड होता है उसको वो कुशन प्रोवाइड करता है। और ओवरऑल ये सब CSF प्रोवाइड करता है, कंफर्टेबिलिटी, फंक्शनैलिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, साफ्स होते हैं, एक एंड में सस्पेंशन होता है, शुरू में सॉकेट होता है, A से एंकल मैकेनिज्म और F से हमारे पास होता है फुट कंपोनेंट। सस्पेंशन सिस्टम इसके अंदर होता है, सस्पेंशन सिस्टम क्या और उसके अलावा जो हमारे पास साइंस एम्पुटेट के अंदर हील क्वेश्चन की बात करते हैं। हील क्वेश्चन से फ़ायदा क्या होता है जनाब, ये एनर्जी जो भी आ रही होती है उसको, और जो नॉर्मल एंगल फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है। इस नॉन आर्टिकुलेटेड पाँव के अंदर प्लांटर फ्लेक्शन इसकी लिमिटेड होती है और सैजिटल प्लेन लिमिटेड होती है, लेकिन मीडियोलेटरल और ट्रांसफर्स को भी अलाउ करता है और हाइपर एक्सटेंशन अब नहीं करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एम्पुटेशन क्या होती है। एम्पुटेशन होती है कंप्लीट रिमूवल ऑफ द इंजर्ड और डिफॉर्म बॉडी पार्ट। तो एम्पुटेशन है कि वो जो डिफॉर्म बॉडी पार्ट है उसको जनाब ख़त्म कर दो, रिमूव कर दो, कंप्लीट रिमूवल
ये एक सर्जिकली कैलकुलेटेड होती है, ऐसे नहीं कि काट दो, ये एक सर्जिकली कैलकुलेटेड रिमूवल होता है ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटी जब उसकी ब्लड सप्लाई इरिवर्सिबली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए किसी भी डिजीज़ या इंजरी की वजह से। जैसे हमने कहा कोई ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई अब कभी नहीं आएगी, इरिवर्सिबल है, तो आपको फिर उसको रिमूव करना पड़ता है बॉडी पार्ट को। लेवल्स ऑफ एम्पुटेशन है इस तरह अपर लिम्ब की, इस तरह लोअर लिम्ब की है बड़ी। अगर टो से नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला आता है टो को एम्पुटेट करो। हाँ, एक वर्ड आपने याद रखना है, जो आपके पास जॉइंट है उसको आप डिसआर्टिकुलेट करते हो, जो चीज़ काट रहे हो ना उसको आप एम्पुटेट कहते हो। समझो ये पाँव है ना, मैं पाँव काट रही हूँ वो एम्पुटेट है, लेकिन जो मैं एंकल जॉइंट को कर रही हूँ तो वो डिसआर्टिकुलेट है। इस तरह नी के लिए क्या है, डिसआर्टिकुलेट है, हिप के लिए क्या है, डिसआर्टिकुलेट है, बाकी ट्रांसफेमोरल, ट्रांसटिबियल, ट्रांसह्यूमरल ये सब क्या होता है, एम्पुटेट होता है। तो टोस क्या है, टो को आपने क्या किया, टो को आपने क्या एम्पुटेट कर लिया। या अब टो का भी जॉइंट होता है, आपको पता है टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट होता है, तो टो डिसआर्टिकुलेट, पहले टो कटा था अब पीछे से क्या हो गया, टो डिसआर्टिकुलेट हो गया। इसी तरह ट्रांस मेटाटार्सल, हमारे जो मेटाटार्सल होती है, ट्रांस मेटाटार्सल आपने क्या किया, एम्पुटेट कर लिया। और लेस फ्रैंक एम्पुटेशन होती है, यानी कि डिसआर्टिकुलेशन ऑफ ट्रांस मेटाटार्सल लेवल। ट्रांस मेटाटार्सल लेवल पे एक तो आपने एम्पुटेट किया, दूसरा आपने डिसआर्टिकुलेट किया, वो उसको कहते हैं लेस फ्रैंक एम्पुटेशन। इसी तरह आपने डिसआर्टिकुलेट किया टेलो नेविकुलर और कैल्केनिया क्यूबॉइड। एनाटमी आप लोगों को आइडिया हो तो बता दूँ, तो ये हमारे पास टेलर्स बोन है, नीचे पड़ी हुई कैल्केनियस बोन है, आगे हमारे पास मीडियल साइड पे पड़ी होती है नेविकुलर बोन होती है, और इस लेटरल साइड पे पड़ी हुई क्यूबॉइड बोन होती है। इसके आगे सामने पड़ी हुई हमारी ना क्यूनिफॉर्म्स होती हैं, जो हमारे पास होती हैं मीडियल, लेटरल और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म्स होती है। फिर हमारे पास होती हैं ट्रांसमेटाटार्सल बोन्स होती हैं। फिर हमारे पास जो आगे होती हैं वो हमारे पास डिस्टल और प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट इंटरफ्रेंजेस होती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ओवरऑल है पूरा पाँव का। तो ये जो है ना टेलो नेविकुलर, अब जो टेलस बोन है हमारी, टेलस बोन वो आपके नेविकुलर के साथ बना रही होती है, तो टेलो नेविकुलर होता है। इसी तरह कैल्केनियस जो है क्यूबॉइड के साथ बना रही है जॉइंट, ये नीचे पड़ा हुआ कैल्केनियस हील बोन जो है, कैल्केनियो क्यूबॉइड टेलो नेविकुलर मीडियल साइड पे। तो टेलो नेविकुलर कैल्केनियो क्यूबॉइड को अगर आप डिसआर्टिकुलेट करते हो इसे कहते हैं कोपार्ट एम्पुटेशन, ठीक है। फिर आपके पास आता है एंकल की डिसआर्टिकुलेशन की है, दैट इज साइम्स एम्पुटेशन, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखी थी। ट्रांसटिबियल, आप अपनी नी में पहुँचो, तो नी से नीचे नीचे टिबिया को काटा है आपने, तो उसे कहते हैं ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन बिलो नी। फिर आपने नी को खुद आप नी पे पहुंच गए, डिसआर्टिकुलेट कर दिया। फिर आपने फीमर को काटा है, ट्रांसफीमोरल अबव नी हो गया। फिर आपने हिप को डिसआर्टिकुलेट किया, फिर आपने हिप की पेल्वेक्टमी कर दिया। तो ये सारे होते हैं। शुरू कहाँ से हुए, टो को एम्पुटेट करो, टो को डिसआर्टिकुलेट करो, ट्रांसमेटाटार्सल को एम्पुटेट करो, ट्रांसमेटाटार्सल को डिसआर्टिकुलेट करो, जिसका फैंसी नाम लेस फ्रैंक है। इसी तरह आपने डिसआर्टिकुलेट कर दिया टेलो नेविकुलर को और कैल्केनियो क्यूबॉइड को। टेलस के साथ नेवी होती है, कैल्केनियस के साथ क्यूबॉइड होती है, इसे कोपार्ट कहते हैं। इसी तरह फिर आपने एंकल जॉइंट को डिसआर्टिकुलेट किया तो उसे साइम्स कहते हैं। तो ये 3 डिसआर्टिकुलेशंस हो गई, ये 3 डिसआर्टिकुलेशन। फिर आपने ट्रांसटिबियल आपने काटा है तो वो बिलो आपने एम्पुटेट किया है, और नी को खुद आपने डिसआर्टिकुलेट किया है। फिर ट्रांसफीमोरल को एम्पुटेट किया है, फिर हिप को डिसआर्टिकुलेट किया, फिर हिप की पेल्वेक्टमी की है। इसी तरह मैं आपको बता देती हूँ अपर लिम्ब के। अपर लिम्ब में क्या होता है, अपर लिम्ब में आप ऊपर से नीचे लेके आती हूँ। शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर को कर दो डिसआर्टिकुलेट, ट्रांस ह्यूमरल कर दो एम्पुटेट, एल्बो को कर दो डिसआर्टिकुलेट, ट्रांस रेडियल को कर दो आप एम्पुटेट, रिस्ट हैंड को कर दो डिसआर्टिकुलेट, अकेला रिस्ट को आप डिसआर्टिकुलेट कर दो। तो ये अपर लिम्ब की हो गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि मुझे फेंटम लिम्ब पेन के लिहाज से बताओ। फेंटम लिम्ब पेन होता है कि जनाब वो आपको टांग जो बाजू ये कुछ भी होता है जो कट चुका है ना, बंदे को फिर भी दर्द होता है। वो कहता है नहीं उसके और दो टांग नहीं, आगे टांग ही नहीं लगी हुई, उसकी ये जो टांग है बड़ी वो कट चुकी है, और वो कहता है नहीं नहीं मेरी टांग में दर्द हो रहा है, अब जबकि वो टांग कट चुके थे। ये क्यों होता है, तो ये फैंटम लिम्ब पेन एक फिनोमेना होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल जिसकी वो लिम्ब जो होती है एम्पुटेट हो गई होती है, फिर भी उसको पेनफुल सेंसेशन आ रही होती है, और उसे लगता है जो उसका मिसिंग लिम्ब है जो कट चुका है उसमें से ही ओरिजिनेट हो रही है, डिस्पाइट लिम्ब अब वहाँ पे नहीं है, बेशक लिम्ब वहाँ पे नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर क्या होता है कंटिन्यूसली वहाँ पे सिग्नल्स की भरमार हो रही होती है जो इंटरप्रेट करती है कि वो एम्पुटेटेड लिम्ब से आ रही है। अब जो जगह आपकी कटी है ना वहाँ पे साफ ज़रा एक नर्व सप्लाई थी, वहाँ की नर्व सारी इरिटेटेड है, वो सारी ब्रेन को बार बार सिग्नल करनी दर्द का सिग्नल देनी है। तो ऐसे लग रहा होता है कि ये सारी जो टांग जो कट चुकी है इसी का ही दर्द हो रहा है ब्रेन को। ये टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, शार्प स्टैबिंग, तो ये आपको किस तरह के पेन होता है, TBSS पेन होता है, टिंगलिंग, बर्निंग, शार्प और स्टैबिंग पेन होता है, ठीक है।
इसको मैनेज करते हैं फैंटम लिम्ब को मैनेज करना जो होता है वो चैलेंजिंग होता है, और टिपिकली इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, दवाई भी यूज़ करते हैं और नर्व ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, फिजियोथेरेपी भी होती है और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी होती है। तो उसको दवाई खिला के नर्व ब्लॉक कर दी, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उसने वहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजिकल उसकी वो कर दी। तो ऐसे ही याद करने का तरीका बता रही हूँ, दवाई खिलाई तो नर्व ब्लॉक हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उसने फिजियोथेरेपी भी की और काउंसलिंग भी कर दी। गोल क्या होता है उसका? पेन ख़त्म करना, पेन को कम करना, जितना कम कर सकते हो, इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना, ताकि वो अपनी न्यू चेंजेस के साथ अडेप्ट कर सके। ठीक है, फिर हमारे पास सातवें सवाल है कि एक माइल्ड टू मॉडरेट ACL लेवल की इंजरी हुई है और पेशेंट हमारे पास आया हमारी क्लिनिक में सब एक्यूट रिहैबिलिटेशन के साथ के लिए, तो आप उसको फिजिकल थेरेपिस्ट जो है पड़े और थॉटिक सेफ मोबिलिटी के लिए क्या प्रिस्क्राइब करोगे? अब ACL जब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है तो आप नी करते हो, नी ब्रेस लगा दी उसको, हमने कहा ऑर्थोटिक जो है उसे फंक्शनल नी ब्रेस देता है ताकि उसकी एक्सटर्नल सपोर्ट और स्टेबिलिटी अच्छी रहे फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, क्योंकि वो फुटबॉल प्लेयर है, तो आपने नी ब्रेस दे दिया उसे ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो टाइप ऑफ ब्रेस जो होती है वो आप हिंज नी ब्रेस जो होती है जैसे कि, तो टाइप ऑफ ब्रेस डिपेंड करती है उसके सेवेरिटी ऑफ इंजरी के ऊपर कि उसे किस तरह के स्पेसिफिक फंक्शनल नीड्स चाहिए, जैसे फुटबॉल प्लेयर की अपनी नीड्स होती हैं। साथ ही आप प्रॉपर फुटवेयर की तरफ गाइड करोगे जिसके अंदर कुशनिंग और सपोर्ट हो ताकि वो नी के ऊपर कम से कम जोर को वो करे, फोर्सेस को मज़ीद हर्ट ना हो। ऑर्थोटिक इनर्ट्स यूज़ करते हो जो करेक्ट करती हैं बायोमैकेनिकल अलाइनमेंट को, और अगर कोई फुट आर्च का मसला होता है तो ऑर्थोटिक इंसर्ट्स लगा लेते हो। अगला है KFO। क्या होता है KFO? नी एंकल फुट ऑर्थोसिस को KFO कहते हैं। ये एक टाइप ऑफ नी ऑर्थोटिक डिवाइस होती है जिसमें नी जॉइंट जो है वो स्पैन करता है, एक्सटेंड करता है लोअर लेग पे और सपोर्ट करता है आपके एंकल और फुट को। तो एंकल फुट को नी से स्टार्ट हुआ, स्पैन करते हुए एंकल और फुट पे चला गया, और ये आपको स्टेबिलिटी, अलाइनमेंट करेक्शन और असिस्टेंस ऑफ वॉकिंग देता है। तो स्टेबिलिटी, अलाइनमेंट करेक्शन और असिस्टेंस ऑफ वॉकिंग देता है हमें। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये नीचे क्या है? शू अटैचमेंट है, और फिर उससे पीछे क्या है? एंकल है, एंकल से ऊपर क्या है? अपराइट्स लगे हुए हैं, वो जो मेटल अपराइट मैंने बताए थे। नीचे आपका पाँव का कंपोनेंट है, फिर आपका एंकल का कंट्रोल है, फिर ऊपर आपके अपराइट्स लगे हुए हैं जो उसको जोड़ रहे हैं, नी तक लेके जाना है, फिर ऊपर नी कंट्रोल है जो कि नी आपको पता है हिंज जॉइंट होता है और उसका काम लॉक हो जाता है स्टैटिक में। और बैंड्स और उसके अलावा हमारे नी के ऊपर सारा क्या है? बैंड और शेल लगा हुआ है, काफ पे भी और थाई पे भी, इस तरह कह रहे हैं। यूजेस क्या है इसके? हमारे पास 7 यूजेस लिखे हुए। सबसे पहले ये कि स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, करेक्शन, अलाइनमेंट करेक्शन करता है, असिस्टेंस देता है, मोबिलिटी में प्रिवेंट करता है, कंट्रैक्चर्स को रिड्यूस करता है, रिडक्शन ऑफ पेन करता है, फैसिलिटेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ का अच्छा करता है। कोई भी ऑर्थोटिक है उसका पहला काम ये है स्टेबिलिटी और सपोर्ट करना, अलाइनमेंट जो टेढ़ी मेढ़ी हुई थी उसको ठीक करना, उसके मोबिलिटी में अच्छा करना, जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं कंट्रैक्चर्स बन जाना उनको रोकता है। इस तरह से पेन आपका कम हो जाता है ऑटोमेटिकली जो बाद में आना होता है कंट्रैक्चर्स की वजह से, और इस ओवरऑल रिहैबिलिटेशन अच्छी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है। एंकल फुट ऑर्थोसिस की यहीं साइड पे लिखा हुआ जनाब, उसके अंदर काफ बैंड होता है, साइड पे लेटरल बार्स होते हैं, स्टिरअप्स होते हैं, एंकर होता है, मेटल या लेदर प्लास्टिक का होता है, KFO अपराइट होता है, टोटल कंटेक्ट होता है, ईस्टल वेट बेरिंग KFO होता है। 3 टाइप्स हो गई हैं, अपराइट, टोटल कंटेक्ट और ईस्टल वेट बेरिंग। अब जो हमारा कॉम्पोनेंट्स हैं बड़े, फुट ऑर्थोसिस में क्या होता है? टो बॉक्स वैम्प होता है, थ्रोट, टंग और क्वार्टर और हील कंट्रोल होता है, हील पैड्स होते हैं, मेटाटार्सल पैड्स होते हैं, इंसोल्स होते हैं जो आउटर मॉडिफिकेशन के लिए, हील वेज, मेटाटार्सल बाहर होती है, रॉकेट बाहर होती है। पाँव के एनाटमी को रखते जाओ, ये चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी, लेकिन हम ये इसको पिक्चर के साथ करेंगे। यहाँ पे वैसे आप एक बार देख लो, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट हम ये जो आखिरी रह गए हैं, बाकी सवाल 12 सवाल हैं, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।